मेरी 400 लोगों की गुत्तेदारी इनके नाम में मेरी गारत हो गई। डायरेक्टर बनाया, मुझे सभापति बनाया, मुझे स्टैंडिंग चेयरमैन बनाया, मुझे मेयर बनाया, और मैंने आज तक इनको कभी 5 लाख रुपए का काम नहीं मांगा। मुसलमानों के कुछ काम नहीं होते। 70 साल में लातूर का पहला मेयर बनाया मेरे को, मुझे खुशी हुई इस बात की। इलेक्शन लड़ रहा हूँ, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। मैं स्टैंडिंग चेयरमैन बनाऊं, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। मैं महापौर बनाऊं, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और मैं जैसे राष्ट्रपति को मिलकर ट्रेन लाया हूं, तब ऑब्जेक्शन आ गया कि मिस्त्री नहीं है। मैं 7 पीढ़ी से मिस्त्री हूं, मैं खानदानी मिस्त्री हूं। जिन्होंने मुझे बुलाए थे, उसके बाद उन्होंने कहा मैं पार्टी छोड़ो। लम्हों में खता की, सदियों में सजा नहीं। वो जो खता है वो मेरे इन्वॉल्वमेंट, मेरा व्यक्तिगत नहीं है। मेरे खानदान को इन्होंने नाम रखा है, मेरे समाज को उन्होंने गाली दी है। जैसा विलासराव जी जो थे, ये जमीनी कार्यकर्ता थे। समाज को लेकर ये विलासराव जी चलते थे, लोगों के सुख दुख में आया करते थे। बनता है पीएम बनता है या कोई पालक मंत्री बनता है, वो अपने भ्रम में रहता है। उसको असल में सलाहकार होना चाहिए अच्छे। आजू बाजू में ऐसा लगता है कि आपकी सलाहकार सही नहीं है और ये इसका आपको नुकसान आने वाले दिनों में होगा। मोदी जी ने अच्छे अच्छों को पछाड़ा था, उस पीरियड में अमित जी को हमने हमारी जान की बाजी ला के चुन के लाया। मैं कांग्रेस छोड़ी इनकी गलतियों से। मेरे कहने पे शादी खाना वाला मेरे बीजेपी में कोई नाराजगी नहीं, यहाँ से 0 से लेके तो आखिरी तक। लेकिन बीजेपी की एक नाराजगी है जो उस वक्त में उन्होंने एनआरसी का जो विषय आया, उससे मुझे ऐसा लगा कि मेरा समाज मुझ पर नाराज है। मैं अगर समाज का नहीं हूँ तो बाकी का क्या हो सकता हूँ। इसलिए मुझे कि पवार साहब की जो विचार कहाँ देखने को मिलेंगे, तो वो जनता पार्टी साहब को देखेंगे। जब भी मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा, राष्ट्रवादी का सबसे बड़ा योगदान रहेगा उसमें। जब भी महापालिका बनेगी, राष्ट्रवादी को लेकर ही बनाना पड़ेगा। अब हम भी दावा करते हैं कि हम स्वतंत्र लड़ेंगे, महापालिका हमारी अकेले लड़ेगी। अगर उनको हमारे साथ आना है तो हमारे नेता से जाओ, मिलो वहाँ पर और फिर देखेंगे। इनके साथ हमारी तो मनस्थिति नहीं है कि इनके साथ काम कर लेंगे। हिंदनामा में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नवाब नासर। आज हम फिर से एक बार एक पर्सनालिटी से आपको रूबरू कराने के लिए आए हैं, और ये पर्सनालिटी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। माजी महापौर लातूर महानगर पालिका के मिस्टर अख्तर मिस्त्री साहब से हम बात विषयों पर आज चर्चा करेंगे। जनाब अख्तर मिस्त्री साहब, हमारा आपसे पहले ये सवाल है कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी? क्या वजह हुई कि आपको कांग्रेस छोड़ना पड़ा? देखिए, पहली बात तो मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मेरा अपना एक कारोबार था, और जब विलासराव जी 1995 में जब गिर गए, उसके बाद उन्होंने कुछ उसके ऊपर सर्च किया। उन्होंने ये समझा कि भाई यहाँ के जो मेरे पॉलिटिशियन हैं, उनके वजह से कुछ गलतियाँ होने की वजह से मैं गिर गया। तो उनको ये लगा कि जैसे हमारे कुछ लोगों ने ईदगाह बिगाई थी, और उस वक्त के जो नगर अध्यक्ष थे उनके भाइयों से भी कुछ गलतियाँ हुई थी। तो उनको ये लगा कि अभी हम एक नई टीम मुस्लिम समाज की हम एक खड़ी करेंगे। उस वक्त कुछ शहर के जो जिम्मेदार हैं उनसे उन्होंने मिले विलासराव जी। तो उन्होंने ऐसे आदमी से मिले जो लोगों उनका पब्लिक से कोई संपर्क नहीं था। फिर मैंने उनसे कहा कि वे एक काम करेंगे, हम अपन एक टीम वर्क बनाएंगे। और वो टीम वर्क बनाने के बाद हमने फिर विलासराव जी के साथ मीटिंग लिए। 7 कॉर्नर मीटिंग हो गए, जिसकी वजह से विलासराव जी काफ़ी खुश रहे। और एक मीटिंग में 700 से 1000 तक लोग थे। इतने बड़े बड़े हमारे कॉर्नर मीटिंग रहे उस ज़माने में। और विलासराव जी को लगा कि भाई ये टीम वर्क बड़ी अच्छी है। तो फिर हमने उनसे कहा था कि भाई हम आपके साथ जो काम करेंगे, हमारा पॉलिटिशियन विषय नहीं है। सिर्फ आपने हमको याद किए, हमारे दोस्तों को याद किए, इसलिए हमने तो उसमें हमारे जो दोस्त जो थे, शहर के अलग अलग कबीले के मोतेबर लोग थे। उसके लिए अल्लाह के फजल करम से हम कामयाब हुए और विलासराव ने हमको कबूल किए। उसके बाद पॉलिटिशियन को विषय नहीं रहा। उसके बाद विलासराव जी जब जीत के आए और वो जब सीएम बने, 4 दिन पहले हमको मुंबई बुलाया गया। मुंबई बुला के हमको स्पेशल उनके जो पीए थे अजीत लोंडे, उनको कहा गया कि भाई ये लोगों का स्पेशल थोड़ा आप ख्याल रखो,
और मेरे को मिलाते रहो। तो उनकी शपथ वही वो घबराने के बाद जब हम लातूर आए, आने के बाद जो है सो उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है सो महापालिका लग गई। लगने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आपको महापालिका लड़ना है। मैं बोला भाई ये मेरी लाइन नहीं है। मेरे घर पे यशा देशमुख, विक्रम सिंह, समद पटेल, चांद पाशा इनामदार, ये 4 लोग आके मिलने के बाद मैं बोला भाई पॉलिटिशियन का मेरे को 0% नॉलेज है और मेरे को उसका शौक नहीं है। मेरी अपनी अच्छी गुत्तेदारी थी, मेरे पास 400 वर्कर काम करते थे, 18 से 20 मेरे साइड चलते थे, मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तब भी मुझे फिर कहा गया कि एक मरतबा दिलीप राव जी ने बुलाया है और आप चलिए थोड़ा। दिलीप राव जी बोले कि भाई आप थोड़ा रहेंगे तो अच्छा रहेंगे, आप जैसे लोग रहना चाहिए। हमने कहा भाई कि समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन बाद में थोड़ा ये पता चला या मतलब ये नॉलेज में रहा कि चांद पाशा, घाउटी, जमीन मिस्त्री, असगर पटेल ये कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। इसके वजह से वहाँ इनको पर्याय आदमी लाना जरूरी था। उसके लिए ये लोग मेरे को जमीन मिस्त्री की जगह पे पर्याय मुझे लाने के चक्कर में थे, असगर पटेल की जगह पे जफर पटेल को लाने के चक्कर में थे, और चांद पाशा घाउटी साहब तो बीजेपी ज्वाइन किए थे उस वक्त में। ये 2 लोग राष्ट्रवादी ज्वाइन किए थे। फिर भी हम थोड़ा साथ रहे करे, ये होने के बाद जो लोग फिर हमको कहने लगे विलास राव लाइक कर रहे हैं, दिलीप राव लाइक कर रहे हैं। भैया का और मेरा सेम डे की मार्केट में ध्यान रखिए। भैया विलास राव गिरने के बाद 2000 के जो इलेक्शन थे, उनकी माताजी, वो खुद और उनके जो परिवार के पूरे लोग जब स्टार्ट हो गए तब मैं पॉलिटिशियन में स्टार्ट हुआ। वैसा मैं पहले इसकी सोशल वर्कर का रहा करता था और आज भी मैं सोशल वर्कर ही बोलकर ज़्यादा पहचान है मेरी। तो वो पीरियड में फिर जब उनके साथ रहा करा तो फिर लोग बोलने लगे कि भाई यहाँ पे 50-50 साल से लोग शतरंजियाँ उठाते हैं, कुछ झंडे खाने पीने के फिर वैसे लोग पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं। मैं इनके रिक्वेस्ट को मान के मेरी 400 लोगों की गुत्तेदारी इनके नाम में मेरी गारत हो गई और ये लोगों ने मुझे लाइक किए, मुझे बैंक का डायरेक्टर बनाया, मुझे सभापति बनाया, मुझे स्टैंडिंग चेयरमैन बनाया, मुझे मेयर बनाया। और मैंने आज तक इनको कभी 5 लाख रुपए का काम नहीं मांगा, या मैं कभी बोला नहीं हो कि मेरा भतीजा है इसको नौकरी को लगाओ, या मेरा रिलेटिव है इसको कहीं कभी फलाना बनाओ। मुसलमानों के कुछ काम नहीं होते, लेकिन एक समाज, मेरा समाज एक ऐसा समाज है, ये हंसते खेलते किसी ने अगर हमको बात किया तो हम खुश रहते हैं। लेकिन मुझे जब महापौर बनाया गया और 5 साल से बारिश नहीं थी और 70 साल में लातूर का पहला मेयर बनाया मेरे को, मुझे खुशी हुई इस बात की। लेकिन अड़चन ये थी कि कुदरतन एक प्रॉब्लम था, यहाँ पर बारिश नहीं थी और उस वक्त ही मुझे महापौर बनाया गया। और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। मैं स्टैंडिंग चेयरमैन बनाऊं, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। मैं महापौर बनाऊं, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और मैं जैसे राष्ट्रपति को मिलकर ट्रेन लाया हूं तब ऑब्जेक्शन आ गया कि मिस्त्री नहीं है। मैं 7 पीढ़ी से मिस्त्री हूं, मैं खानदानी मिस्त्री हूं। और मेरे को बुरा इस बात का लगा, उस वक्त मैंने उनको कहा कि अगर मेरे वर्क पे या मेरे काम पे थोड़ा आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है तो मैं राजीनामा देता हूँ। लेकिन मुझे बुरा इस बात का लगा कि मुझे मेरे मतलब मिस्त्री ने ये बोलने के बाद कुछ लोग जिसकी क्या बोलेंगे, अभी उन लोगों को मैं नाम लेना बोलूँ तो मेरे लिए बहुत इसकी बात है। ऐसे लोगों को सामने खड़ा कर दिया, मुझे पता चला है कि इसको स्टैंड कौन दे रहा है। जैसे अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मोबाइल को स्टैंड लगने के बाद ही वो सही तरीके से किसने दिया है इसको स्टैंड। तो ऐसे लोगों को इन्होंने जो खड़ा किया मेरे समझ में आ रहा है कि कौन इसके पीछे है, कौन है, क्या है। उस वक्त फिर जब मेरा इन्वॉल्व हुआ, उस वक्त मैंने उनसे कहा कि भाई मैं पॉलिटिशियन में आके मेरी बहुत बड़ी गलती हुई है, समझो कुछ भी समझो, लेकिन मैं इसके बाद आपसे नहीं जुड़ूंगा। उस हिसाब से मैंने, अमित जी ने मुझे बुलाए थे, उसके बाद उनका कहा कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट भी की, बहुत संबंध तो आपको क्या बताऊँ, मेरे संबंध उनसे बहुत अच्छे थे। लेकिन वो है ना, क्या कहेंगे, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। वो जो खता है वो मेरे इन्वॉल्वमेंट मेरा व्यक्तिगत नहीं है, मेरे खानदान को इन्होंने नाम रखा है, मेरे समाज को उन्होंने गाली दी है।
इसलिए मेरी जो नाराजगी है, वरना मैंने इनसे मेरी बहुत बड़ी गुत्तेदारी तुम्हारे कदमों में डाला, तुमसे क्या फायदा लिया हूं मैं? कुछ भी नहीं लिया फायदा। तो इसलिए मेरे को जो बुरा लगा उस बात का, आज भी मैं उनसे मेल जोल है, मिलते हैं, सलाम नमस्ते जो भी होता है, लेकिन मैंने पार्टी छोड़ दिया। बात तो सिर्फ आपकी नहीं है, और भी दूसरे जो पुराने कार्यकर्ता है, जैसा अभी एक ज्येष्ठ कार्यकर्ता ने उनकी प्राथमिक जो सदस्यता है कांग्रेस की वो छोड़ने की न्यूज़ आई है, जैसा एडवोकेट वेंकट वेदरेबल साहब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो जो भी पुराने ज्येष्ठ कार्यकर्ता है, साहब के ज़माने के जो कार्यकर्ता है, वो सब नाराज चल रहे हैं या पार्टी छोड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आपका क्या राय है इसके बारे में? मुझको क्या है, जैसा इलास राव जो थे, ये ज़मीनी कार्यकर्ता थे, लोगों में हंस खेल के कभी किसी की जात पात नहीं देखी। और यहाँ जो बेसिक है, ये शहर में सबसे ज़्यादा संख्या मुसलमानों की है, उसके बाद दलित की है और इतर समाज की है। ये सभी समाज को लेकर ये विलासराव जी चलते थे, लोगों के सुख दुख में आया करते थे। अब ये भी आते हैं, लेकिन इनको असल में मैंने बताया हूँ उनको कि मैं बोला भैया कि असल चीज़ क्या होती है, कोई भी अगर सीएम बनता है, पीएम बनता है या कोई पालक मंत्री बनता है, वो अपने भ्रम में रहता है। उसको असल में सलाहकार होना चाहिए। अच्छा सलाहकार होता है तब वो सब चीजें वो लेके चलता है। तुम्हारे आजू बाजू में मुझे ऐसा लगता है कि आपके सलाहकार सही नहीं है और ये इसका आपको नुकसान आने वाले दिनों में होने वाला है। उन्होंने सही लोगों की कदर नहीं की, जो फोटो डालते हैं, व्हाट्सएप डालते हैं, हाय हेलो करते हैं, वैसे लोग जो कान में बात करते हैं वो लोग पसंद है। हमने जो जिसको कार्यकर्ता जिसको बोलते हैं कांग्रेस में, हमने बूथ पे बैठ के काम किया है, हमने चिट्ठियां बांटी हैं, लोगों के हाथ जोड़े हैं, लोगों के जो नाराजगियां दूर किए हैं। और जिस वक्त में मोदी जी ने अच्छों को पछाड़ा था, उस पीरियड में अमित जी को हमने हमारी जान की बाजी लगा के चुन के लाया। तो ऐसे लोगों जब साथ में रहे और वैसे लोगों को तुम आज उनकी कदर नहीं कर रहे। जैसे आपने बेदरे साहब का उल्लेख किया, मैंने सुना है हाल ही में कि भी बेदरे साहब पार्टी छोड़े हैं और कोई और पार्टी ज्वाइन करने वाले ऐसा उनका यह है। तो हो सकता है वो उनके सामने 2-3 पार्टियों का ऑप्शन है। तो हमने भी उनको रिक्वेस्ट किया है कि भाई हमारी पार्टी में आ जाओ, राष्ट्रवादी में। जैसा कि आपने इंटरव्यू के शुरुआत में कहा था कि आप पॉलिटिशियन नहीं है या पॉलिटिक्स में रहना ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो फिर आपने कांग्रेस छोड़ने के बाद फिर बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी छोड़ी, फिर राष्ट्रवादी ज्वाइन की, तो फिर आप पॉलिटिक्स से तो लगातार जुड़े हुए हैं, तो इसका क्या कारण है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि पॉलिटिशियन नहीं हो। आज भी बोलता हूँ मैं 100% पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं कांग्रेस छोड़ी इनकी गलतियों से। कांग्रेस छोड़ने के बाद मैं बीजेपी में, मुझे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब, हमारे संभाजीराव पाटिल और अभिमन्यु पवार जी, ये तीनों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि भैया थोड़ा आप हमको साहब जी याद कर रहे हैं। फडणवीस साहब से मुझे मेरी मुलाकात करके दी। फडणवीस साहब बोले कि महापौर जी आप जैसे लोग अगर हमारे पास रहेंगे तो अच्छा है। तो मुझे लगा कि भाई जिस आदमी ने मेरे लिए लातूर में कैबिनेट लिया है, जिस आदमी ने मेरे मुश्किल के वक्त में मुझे यहाँ टैंकर के लिए 25-25 करोड़ रुपए दिए, मेरे कहने पे शादी खाना आने वाला, मेरे रिकमेंड पे आने वाला है, और मुझे पूरी तरीके से देखा नहीं था। मुझे उन्होंने कोर कमेटी भी लिया, मैं यहाँ के जिला परिषद, पंचायत समिति, महापालिका, नगर पंचायत, इनकी एक भी सीट नहीं थी। और अल्लाह ने हम आने के बाद ये चीज़ों का वहाँ पर अच्छी तादाद में वो लोग आए और नेता हमारे हर बात को सुनते थे। और मैं बीजेपी छोड़ने की वजह यह है, मैंने बीजेपी में कोई नाराजगी नहीं, यहाँ से 0 से लेके तो आखिरी तक। लेकिन बीजेपी की एक नाराजगी है जो उस वक्त में उन्होंने एनआरसी का जो विषय आया, उससे मुझे ऐसा लगा कि मेरा समाज मुझ पर नाराज है। मैं अगर समाज का नहीं हूँ तो बाकी का क्या हो सकता हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे पार्टी छोड़ना चाहिए। मैंने वो बेस पर पार्टी छोड़ा है। मुझे भी इस पे नाराजगी नहीं थी। बीजेपी छोड़ने के बावजूद भी मैं कुछ दिन और मतलब 3-4 साल रेस्ट रहा मेरा। उसके बाद राष्ट्रवादी के कुछ लोग मेरे संपर्क में आए और मुझे ऐसा लगा कि शरद पवार साहब आज हिंदुस्तान के कुछ लोग उनकी छवि को देख के राजकारण कैसा करना सीख रहे हैं। मगर हो सकता है इधर से बुलावा है, आज अपन शरद पवार साहब को ही देख के अपन जितने भी आप रहेंगे, मेरा
अभी ये पार्टी में जो आया हूं, इसके बाद कभी कोई राजकारण नहीं करूंगा। ये बड़ी पक्की बात बोल रहा हूं, ये बात ध्यान में रखिए। जो कुछ करूंगा राष्ट्रवादी में करूंगा। हो सकता है राष्ट्रवादी में भी अंदर से मेरे लोग पैर खींचेंगे, क्या करेंगे, लेकिन मैं सब चीज़ों का ये करते हुए मेरे को जयंत पाटिल साहब ने मुझे जो भरोसा करके मुझ पर आज प्रदेश सेक्रेटरी पद दिया है, जबकि मैं आपको इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, मैंने या मेरे किसी दोस्त ने रिकमेंड नहीं की, बगैर रिकमेंड का मेरे को प्रदेश में दिया है। तो राष्ट्रवादी ज्वाइन करने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ शरद पवार साहब है, ये आप कहना चाहते हैं? जी, शरद पवार साहब है, हमारे जयंत पाटिल साहब हैं, अजीत दादा है और सुप्रिया जी हैं और बाकी और नेता हैं, लेकिन पवार फैमिली को ही देखकर मैंने उस चीज़ को ज्वाइन किया हूँ। और जयंत पाटिल साहब की जो सोच विचार है, जो पवार साहब अगर कभी अगर ये करेंगे आप कि पवार साहब की जो विचार कहाँ देखने को मिलेंगे, तो वो जयंत पाटिल साहब को देंगे। आप जैसा शादी खाने का भी उल्लेख आपने किया, तो शादी खाने के लिए तो बहुत से लोग श्रेय ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके रिकमेंडेशन पे शादी खाना हुआ। शादी खाने का विषय तो लातूर में बहुत जमाने से गर्म रहा है, तो हर कोई उसकी श्रेय ले रहा है। तो आप जरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि शादी खाने के लिए कैसा कैसा आपने क्या क्या किया था? आपने तो एक शादी खाने के लिए बोला, मैं दोनों शादी खाने का दावा देता हूँ। अच्छा, आपको बताऊं कि मैं जो पहला शादी खाना था जो लाल गोडाउन में जो अमित जी बना रहे हैं, जिसमें अभी कॉम्प्लेक्स घुसड़ा है उन्होंने मेरे नहीं रहने के बावजूद, हाँ, वो शादी खाना मेरे स्टैंडिंग का जब मैं चेयरमैन था उस वक्त में वो शादी खाने की मंजूरी है। और वहाँ पर एक सभा हुई थी, उस सभा में देखिए मैं स्टैंडिंग चेयरमैन हूँ। और ये जो मैं इसका बता रहा हूँ मैं आपको बीजेपी का, आपको चाहिए तो लेटर पैड, डेट, पेपर, न्यूज़ के साथ बताता हूँ। मैंने फडणवीस साहब से कहा था कि मुसलमानों की यहाँ के हालात बहुत पस्त है, गरीब लोगों की तादाद ज़्यादा है, आप लातूर में 2 एकड़ ज़मीन रिंग रोड पे दे दो, 10 करोड़ रुपया उसको दो, और 2 करोड़ रुपये मिस्किनपुरा सभागार के लिए, इतनी चीज़ें सब मंजूर करके लाया था। लेकिन उसके बाद जो मार्केट इसके अपना हमारे जो मार्केट के अंदर जो जगह थी अभी फ्रूट मार्केट के अंदर, वो जगह को फिर उन्होंने कहा कि इसके बारे में आप देखिए। तो वहाँ पे उस पीरियड में मुस्लिम यहाँ के जो लोग हैं उनको लिया के बताया गया, जैसे मैं था, आरिफ सिद्दीकी थे और हमारे अफजल थे, बहुत सारे जो लोग लेके देखने के बाद हमने कहा ठीक है, अगर ये दे रही तो कोई हमारी अड़चन नहीं है, क्योंकि ये मार्केट की जगह है, ये जगह में नहीं होना चाहिए था। वहाँ पे जो है तो वेश्यागृह था वहाँ पर। हमने कहा क्या आप वेश्यागृह के बाजू मुसलमानों को बैठाएंगे? उन्होंने कहा ऐसा नहीं, हम यहाँ से उठाएंगे। मैं बोला भाई किसी को तकलीफ दे के वैसी जगह पे मत बैठाइए आप। तो उन्होंने कहा उसको हम कहीं और शिफ्ट करेंगे और ये शादी कहना यहाँ रहने दो। तो मेरे इस पे है, आपको डेट, लेटर पैड सब चाहिए तो आपको मैं बता सकता हूँ। और जो लोग दावा कर रहे हैं उनसे भी आप एक चीज़ क्या रहती, कुछ लोगों को दूसरों के इस पे का खुद को श्रेय लेने का नाद है, वैसे लोगों को लेने दो। अगर वो बोलते हैं तो उनका भी समझिए, या मेरे पास चाहिए तो मैं आपको प्रूफ के साथ देता हूँ। आपको अखबार में मिलेगा पूरे जो लातूर की जितने पेपर है, टोटल पेपर के अंदर उसकी ये है। और आपका इंटरव्यू होने के बाद मेरे मोबाइल में बताता हूँ मैं। राष्ट्रवादी में अल्पसंख्यक नेतृत्व को कितना बढ़ावा मिलेगा ऐसा आपको लगता है? क्योंकि अभी जो औसे के नगर अध्यक्ष हैं अफसर बाबा साहब, जिनके बारे में हम देखते हैं, उन्होंने अपने एक समाज में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है और औसे में एक बड़ी शख्सियत बन के उभर रहे हैं। तो आने वाले समय पे क्या राष्ट्रवादी मुस्लिम नेतृत्व जैसे कि अफसर बाबा हो गए या आप हो गए या महबूब शेख साहब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसे लोगों को नेतृत्व में बढ़ावा देते हुए दिखेंगे? बिल्कुल राष्ट्रवादी देगी। आज अफसर बाबा का जो काम है, जैसे उनके वालिद साहब ने बहुत काम किया है और वो पवार साहब के भरोसेमंद आदमी थे, इसलिए उन्होंने अजीत दादा ने भी परसों उल्लेख किया उनके वालिद साहब का। और जो हमारे महबूब शेख जो हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आने वाले दिन में उनको भी बहुत बड़ा फ्यूचर रहेगा। और महाराष्ट्र के अंदर आपको बता रहा हूँ कि बड़ी बात नहीं है, जब भी मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा, राष्ट्रवादी का सबसे बड़ा योगदान रहेगा उसमें। नवाब मलिक साहब ने तो सदन में कहा है कि आरक्षण मिलना मुसलमानों को तो बहुत मुश्किल है। देखो हालात कभी कभी जो होते हैं ना, नवाब मलिक एक विचारवंत आदमी है, बहुत
दूरदृष्टि रखने वाला आदमी है, उस लिहाज से उन्होंने कहा होगा। लेकिन जब भी आपको बता रहा हूँ कि देखिए, अब मैंने कहा कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन क्रिकेट खेलना ज़रूरी नहीं है। क्रिकेट देख के भी बता सकते हैं कि कौन वहाँ खुद होके आउट हो रहा है और जो देश के लिए कौन खेल रहा है। तो ये पॉलिटिशियन को मैं समझ सकता हूँ। आने वाले दिनों में जब भी मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा, वो राष्ट्रवादी ही उसका सबसे बड़ा ये रहेगा उसका हिस्सा। चलो ठीक है, अभी बात करते हैं आने वाले मनपा की। तो आने वाले मनपा में राष्ट्रवादी की क्या रणनीति रहेगी? राष्ट्रवादी का बहुत बड़ा रोल रहेगा आने वाले दिनों में। जब भी महापालिका बनेगी, राष्ट्रवादी को लेकर ही बनाना पड़ेगा। हमारी अच्छी तादाद में नगर सेवक रहेंगे, जिसमें अभी क्या कहेंगे, जैसा कि कांग्रेस है, अब राष्ट्रवादी की हमारे एक नगर सेवक है सिर्फ, तो एक नगर सेवक है। तो हम बता रहे हैं कि आपको आने वाले दिनों में बहुत, अभी आंकड़ेवारी तो मैं अब बोलना मुझे ठीक नहीं है, क्योंकि लोग बोलेंगे कि भाई अभी गेम चालू ही नहीं है और ये आंकड़ेवारी बोल रहे हैं, तो वो उसका एक मज़ा या अलग बात है। लेकिन हमारी महापालिका में हमारा बहुत बड़ा रोल रहेगा। अरे भाई, एक है, इसका दावा कर रहा हूँ, जो जीरो में थे हम बीजेपी में, तब तो हमने 36 लाके बताया, 44 का दावा किया था उस वक्त में मैंने। 8 जो गिर गए बीजेपी के, उसके रीज़न अलग थे, लेकिन 44 का मैंने उस वक्त में टारगेट दिया था और बिल्कुल 36 यानी बहुमत से चुन के आ गए। वो अलग बात है कि अंदर किसी ने सेटलमेंट करके वो आगे पीछे किया, वो विषय अलग है। अभी अगरचे मनपा इलेक्शन में भी महागठबंधन के हिसाब से अगरचे इलेक्शन में उतरेंगे, तो सीटों का बंटवारा कांग्रेस और शिवसेना के साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा ना, तो फिर वो कैसा मैनेज होगा इतना सब? ठीक है, वो उस वक्त में अगर समझो ये महागठबंधन अगर आता है और ऊपर से अगर हमारे नेता का आदेश होता है तो करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरे इसमें, कि ये व्यक्तिगत रहेगी। हम राष्ट्रवादी हम अपना खुद से इलेक्शन लड़ाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने इसके पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए, लेकिन हमारे को लिए बगैर तो उन्होंने देखा अभी हाल में रिजल्ट आया, क्या हाल होगा उनके। तो फिर अगर हम भी दावा करते हैं कि हम स्वतंत्र लड़ेंगे, महापालिका हमारी अकेले लड़ेगी। अगर उनको हमारे साथ आना है तो हमारे नेता से जाओ, मिलो वहाँ पर और फिर देखेंगे। हम उनके साथ जाने की हमारी तरफ से तैयारी नहीं, वो हमारे साथ आते हैं तो वहाँ जाकर मिलकर मतलब उनसे बात करो और फिर हमारे पास। हम यहाँ पर इनके साथ, हमारी तो मनस्थिति नहीं है कि इनके साथ काम करने की। क्योंकि हम स्टार्ट में ये जुड़ने का ही मामला था, लेकिन ये तो अपना बोलते हैं ना, ऊँट आया पहाड़ के नीचे, ऐसी हालत हो गई है कि रिजल्ट देखने के बाद उनको आप मालूम पड़ा। चलो, अब आखिरी सवाल हमारा आपसे ये है कि हाल ही में हिंदनामा पे इंटरव्यू देते वक्त MIM के जिला अध्यक्ष एडवोकेट अली साहब ने ये कहा था कि मुसलमानों, MIM से डर के ही मुसलमानों का एक महापौर कांग्रेस ने यहाँ पे दिया था, जो कि आप थे। तो इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? कि मेरे दोस्त मोहम्मद अली ने बोला है, वो एक बेचारा वो लॉयर है, और ऐसा ही डर पूरे महाराष्ट्र में बताया था कि 5-25 मुस्लिम के महापौर बन सकते हैं और 5-25 आमदार भी हो सकते हैं। डराओ अगर डराना है तो क्या कर सकते हैं। ये बात उन्होंने कमेंट के मतलब एक मजाक में कहा होगा, लेकिन मेरा जो मैं बताया हूँ वर्क कि बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के बाद उस जगह अल्लाह ने मुझे हिदायत दी थी, अल्लाह ने उनके दिल में डाला था, तब मैं महापौर बना हूँ। ये कुर्बानियों के बगैर कोई भी चीज़ नहीं बनती, ये चालाकी से नहीं होता चीज़। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, अख्तर मुफ्ती साहब ने बहुत दिलखुलास तरीके से साफ दूर तक बात की है और सब बातें जो है साफ क्लियर की है, और बड़े दावे से उन्होंने यहाँ तक कहा कि लेटर पैड और शादी खाने का मसला हर चीज़ मैं आपको बताने को तैयार हूँ, और इनवैलिड क्यों हुआ, क्या हुआ, उनकी क्या राय थी, उनकी क्या नाराज़गी है, आज लातूर की जनता समझ सकती है। तो देखते रहिए हिंदनामा न्यूज़। मैं हूँ नवाब नासर, लातूर।